व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सेटेरिस पैरिबस। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप खाली मिस्टर बोल के थोड़ी रुक जाओगे, आप पूरा बोलोगे ना माय नेम इज मिस्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो सेटेरिस पैरिबस एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सेटेरिस पैरिबस। उसका मतलब क्या होता है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि गुड्स फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को, कि सर अगर गुड्स का प्राइस बढ़ाओगे तो उसका डिमांड फॉल करेगा। क्या हर एक गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है? नॉट नेसेसरी। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन इज कॉन्स्पिकुअस गुड्स। कॉन्स्पिकुअस गुड्स मतलब लग्जरियस गुड्स होता है। हम लोग बात कर रहे हैं कौन से गुड्स ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसको फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहला इज योर कॉन्स्पिकुअस गुड्स। पॉइंट नंबर 2 इज योर गिफन गुड्स। GIFFEN, गिफन, गिफन गुड्स। ठीक है, अगर गिफन गुड्स के बारे में बात करें ना तो साल था 1840। ठीक है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व्ड समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड दैट फॉर इंफीरियर गुड, ठीक है, जब उनका प्राइस बढ़ रहा है तो उनका डिमांड भी बढ़ रहा है। ऑब्जर्व्ड दैट फॉर इंफीरियर गुड। सर इंफीरियर गुड आप किसको बोलते हो? इंफीरियर गुड वो होते हैं जहां पे मेरा इनकम बढ़ने से अगर मैं कोई चीज का डिमांड को कम करता हूं उसको मैं इंफीरियर बोलता हूं। इनकम के बेसिस में दो प्रकार के गुड हो सकते हैं। मेरा इनकम बढ़ रहा है और कोई चीज का डिमांड बढ़ रहा है, फॉर मी दैट्स अ नॉर्मल गुड। मेरा इनकम बढ़ रहा है, किसी चीज का डिमांड घट रहा है, फॉर मी दैट्स अ इंफीरियर गुड। तो 1840 में सर रॉबर्ट गिफन देखते हैं कि वहां पे इंग्लैंड के जो कोई भी लेबर क्लास लोग हैं, जब उनका इनकम जब प्राइसेस बढ़ रहा है वहां पे, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंफीरियर गुड का कंजम्पशन कर रहे हैं। जब वहां पे ब्रेड, वो जब ऑब्जर्व किए, वो देखे कि वहां का जो लेबर क्लास है दो प्रकार के चीजों को कंज्यूम करता है। हफ्ते के 6 दिन वो लोग ब्रेड खाते हैं और एक दिन वो लोग चिकन खाते हैं। ये एग्जाम्पल को समझने के लिए लेट अस अज्यूम ये जो 6 दिन ब्रेड खाते हैं ये 20 रुपए का आता है। एक दिन जो चिकन खाया जाता है वो 80 रुपए का आता है। तो ये जो लेबर क्लास है कितना खर्चा करता है? ब्रेड में 120, यहाँ पे 80, 200 रुपए एक वीक में खर्च कर रहा है अपने खाने पीने में। ठीक है, सर रॉबर्ट गिफन देखे कि अगर ये ब्रेड का प्राइस बढ़ के 25 हो जा रहा है, तो अब ये लोग अगर 6 दिन ब्रेड खाएंगे कितना खर्चा होगा? 150। अगर ये एक दिन चिकन खाना चाहते हैं तो 80 रुपए ही लगने वाला है। क्या 80 रुपए ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो ना चाहते हुए भी इनको लास्ट डे भी अब ब्रेड ही खाना पड़ेगा। So when the price of bread increased, the demand for bread also increased. And what is bread? Bread was an inferior good. So Sir Robert Giffen ने देखा कि एक फेनोमेना जहां पे इंफीरियर गुड्स जो है जब उनका प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, और इस प्रकार के गुड्स को गिफन गुड्स बोला गया। तो अगर आई हैव टू डिफाइन गिफन गुड्स, मैं ये बोलूंगा गिफन गुड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड in which when the price of the product increases, the demand of the product also increases. एक वर्ड याद रखिए, इंफीरियर वर्ड बहुत नेगेटिव वर्ड है। इंफीरियर मतलब जिसको आप नीचे देखते हो। तो अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी इंक्लाइन टू पे फॉर इट। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी, कोई ऐसा आइटम जो कि बार बार यूज करने के वजह से एक नेसेसिटी बन गया है। Now you cannot live without it. For example, कुछ लोगों के लिए एयर कंडीशनर एक नेसेसिटी बन जाता है। सर अब घर पे पढ़ते हैं, एसी नहीं लगा रहता है तो बहुत गर्मी लगता है, पढ़ नहीं पाते। Conspicuous necessity. ठीक है? So what is conspicuous necessity? Due to continuous uses, it becomes a habit, kind of a habit. So यहाँ पे law of demand को follow नहीं कर रहा। Even if the price increases, you will still purchase it. Why? Because एक प्रकार का necessity हो चुका है. What is a necessity? It's something you cannot live without. Are we clear? Then you have future expectations regarding the price. और ये वाले पॉइंट को हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि ओडिशा में साइक्लोन आएगा करके अनाउंस किया गया है, एंड जैसे ये अनाउंस होता है उस प्राइसेस राइज करने लगते हैं, हम लोग का डिमांड भी राइज करने लगता है। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है? नहीं।
ये तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ना, तो लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। किसी चीज को लेकर अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरा नहीं रहता, लेट्स से कहीं पर कोई चीज 50 रुपए का एक्चुअल वैल्यू है एंड मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कितना का एक्चुअल वैल्यू है, एंड शॉपकीपर मेरे से 100 रुपए चार्ज कर रहा है और मेरे को बोल रहा है कि सर अगर आप 2 ठो खरीदोगे तो मैं आपको 80 रुपए करके चार्ज करूंगा। मतलब फकीरी देखिए, एक तो मुझसे डबल चार्ज कर रहा है, फिर मेरे को बोल रहा है कि 80 रुपए में बेचेगा अगर मैं 2 खरीदूंगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा प्राइसेस में ज्यादा यूनिट खरीद रहा हूँ। वाई? बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है चीजों को लेकर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देन यू कैन से इरैशनल बिहेवियर। ठीक है, इरैशनल बिहेवियर। एक पर्सन को इरैशनल कब बोला जाता है, रैशनल कब बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, पता है आपको? मैं पहले कभी डिस्कस किया आप लोग के साथ। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट रैशनैलिटी। रैशनल एक इंसान को कब बोला जाता है? जब एक इंसान को पता है उसके लिए क्या बेस्ट है और वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। आपको पता है कि सर सुबह सुबह 6 बजे उठ के मेरे लिए क्लासेस आना बेस्ट है, और क्योंकि अगर मैं आज क्लास आके अटेंड करूंगा तो 5 years डाउन द लाइन मेरे पास एक स्किल होगा, मेरे पास एक डिग्री होगा जिसके वजह से आई कैन अर्न मोर, एंड यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली। So who is a skilled person? A skilled person is a person who is a rational person. A rational person is a person who knows what is good for him and he acts accordingly. Irrational behavior मतलब क्या है? वो irrational किसको बोला जाएगा? एक छोटे बच्चे को irrational बोला जाएगा, ठीक है, उसको नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है। एक इंटॉक्सिकेटेड इंसान को irrational बोला जाएगा। इंटॉक्सिकेटेड इंसान मतलब जो कोई नशे में होगा वो irrational होगा। एक मेंटली चैलेंज्ड इंसान irrational है। ठीक है, तो अगर योर बिहेवियर्स आर इरैशनल यू विल नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। इवन इफ द प्राइसेस आर मोर यू विल परचेज, you might purchase. Your behaviors are irrational. Irrationally it cannot be predicted. You will do whatever. We expect कि एक रैशनल पर्सन अगर ये गेट से आएगा तो चुपचाप जाके वो सीट में बैठेगा, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। रैशनल बिहेवियर यही मेरे को बोलता है, समझ में? तो इरैशनल बिहेवियर कुछ भी कर सकते, इरैशनल पर्सन कुछ भी कर सकते, कैन नेवर से। आर वी क्लियर? So if your behavior is irrational, there is a high chances you will not follow law of demand. The price बढ़ रहा है, you will purchase more or whatever. Then there is a demand for necessary. कुछ लोगों के लिए मेडिसिन्स नेसेसरी है, ठीक है। तो लेट्स से अगर एक इंसान महीने का 30 ठो टैबलेट कंज्यूम कर रहा है, उसको मे बी ब्लड प्रेशर है या शुगर है, हर दिन एक टैबलेट करके 30 ठो, और ये कितने रुपए में आता है? ये आता है 600 रुपए में, तो वो खरीदेगा। अगर ये प्राइस बढ़ के 1000 हो जाता है तब भी वो 30 टैबलेट्स ही खरीदने वाला है। ये प्राइस घट के 10 रुपए हो जाता है तब भी वो 30 टैबलेट ही खरीदेगा। तो इवन इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, उसका डिमांड चेंज नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमांड मेरे को क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये कमेगा। यहाँ पे भी ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर ही नहीं। यहाँ पे इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशनशिप है। नो मैटर व्हाट इज द लेवल ऑफ प्राइस, माय डिमांड इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, स्टिल नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है 600 की जगह अगर प्राइस 1000 हो जाता तो डिमांड को घटना चाहिए था। क्या डिमांड घटा? नहीं। 600 की जगह अगर प्राइस 10 रुपए हो जाता तो डिमांड को बढ़ना चाहिए था। क्या डिमांड बढ़ा? नहीं बढ़ा। नेसेसरी गुड्स का डिमांड इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। Are we clear? Then there is a speculative goods. स्टॉक मार्केट में क्या होता है? अगर कोई एक स्टॉक लोग खरीद रहे हैं और वो स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा है ना, लोग उसको और खरीदने जाते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया अभी तो इसका प्राइस बढ़ रहा है, मैं आज इसको खरीद लूंगा, 3 दिन के बाद जब इसका प्राइस और बढ़ चुका रहेगा, आई विल सेल इट ऑफ, आई विल मेक अ प्रॉफिट। अच्छा, मेरे को बताइए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि मेरे डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। एक कैटेगराइजेशन मैं खुद से ही बना रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से सर दिस इज वन कैटेगरी एंड दिस इज वन कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है सर आप इसको प्राइस फैक्टर बोलिए ना, और ये जो फैक्टर है लेट्स कॉल इट नॉन प्राइस फैक्टर। ये कैटेगराइजेशन मैं खुद से कर रहा हूँ। सर और कैसे आप कैटेगराइजेशन कर सकते थे? आई कुड हैव सेड कि इनकम फैक्टर और ये सबको मिला के नॉन इनकम फैक्टर भी मैं बोल सकता था। कैटेगराइजेशन मैं खुद के सेंस में बहुत सारे अलग अलग वेज में कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चीजों को डिवाइड कर रहा हूँ। एक को मैं बोल रहा हूँ प्राइस फैक्टर,
दूसरों को मैं बोल रहा हूँ नॉन प्राइस फैक्टर। ठीक, अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब कभी भी प्राइस फैक्टर में चेंज हो रहा है, उसके वजह से अगर डिमांड चेंज होता है तो आप उसको बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब कभी भी नॉन प्राइस फैक्टर में चेंज हो रहा है, उसके वजह से आपका डिमांड चेंज हो रहा है। इफ द इनकम ऑफ द पीपल राइज, उसके वजह से आपका डिमांड चेंज होगा, हम लोग पढ़ेंगे चीज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वेरी क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। तो अगर मैं आपको बोलूं देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपको समझ में आना चाहिए ये प्राइस के वजह से हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, आपको समझ में आना चाहिए नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। आर वी क्लियर? सो ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, फिर ये दो टाइप का हो सकता है। There can be increase in quantity demanded, there can be a decrease in quantity demanded. Similarly, change in demand भी दो टाइप का हो सकता है। There can be a increase in demand and there can be a decrease in demand. Point ही ये था factors affecting demand. ये सारे factors मेरे demand को change करते हैं, ठीक है। मैं ये सारे factors को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी में मैं सिर्फ प्राइस को रखा, दूसरे कैटेगरी को मैं कंबाइन करके नॉन प्राइस बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस में चेंज होगा तो क्या मेरा डिमांड चेंज होगा? यस सर होगा। और इसको मैं क्या बोलता हूँ? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा तो क्या मेरा डिमांड चेंज होगा? यस होगा। लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंस को एक कैटेगरी में हम लोग रखे नॉन प्राइस फैक्टर, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नॉन प्राइस फैक्टर लीड्स टू अ चेंज इन डिमांड। सो वी हैव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वी हैव चेंज इन डिमांड। डिमांड कर्व वाई एक्सिस में है प्राइस, एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी। ये बाय कस्टम हम लोग दो चीजों को यहीं पर पुट करते हैं। इसके पीछे का कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं है व्हाई प्राइस हैज टू बी पुट देयर, लेकिन ऐसे ही बनाया गया है स्टार्टिंग से। आई एम हियर एट पॉइंट ए, आई वांट टू कम टू पॉइंट बी, व्हाट इज हैपनिंग? और तो आप बोलना चाह रहे हो कि सर प्राइस ए में देयर वाज सम प्राइस एंड देयर वाज सम क्वांटिटी। अगर आप पॉइंट बी के तरफ मूव कर रहे हो तो आपका प्राइस घट रहा है, और क्योंकि प्राइस घट रहा है, चीजें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है कि प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है। एंड यू आर अराइविंग एट OQ1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी का मूवमेंट जो हो रहा है वो प्राइस की वजह से हो रहा है? यस। तो क्या इसको बोला जा सकता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड? आर वी क्लियर? सो पॉइंट ए से जो पॉइंट बी में मैं मूव किया हूँ, ये क्यों मूव किया हूँ? क्योंकि चीजों का प्राइस घटा है। और अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फिर दो टाइप का होता है, इट कैन बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इट कैन बी डिक्रीज इन क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से इज द मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नेम भी है, इसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोला जाता है, इसको डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व भी बोला जाता है। कन्वर्सली ये जो बी से ए मूव कर रहा हूं मैं, उसका क्या नाम होगा? करेक्ट। सो इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोला जाएगा। और क्या नाम बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोला जाएगा। और क्या बोला जाएगा? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोला जाएगा। आर वी क्लियर? सो एंटायरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो ए से बी मूव करना, बी से ए मूव करना, आप उसी डिमांड कर्व में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करना। तो एक चीज याद रखिए, जब कभी भी देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। Change in quantity demanded leads to a movement along the demand curve. Is it clear? प्राइस चेंज होने के वजह से आप उसी कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते रहते हो, उसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये जो मूवमेंट है ये दो टाइप का हो सकता है, आइदर मैं नीचे जा सकता हूँ या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। नीचे जाने को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे जाने को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ऊपर जाने को हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर जाने को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना। तो ये सारे नेम्स भी काफी लॉजिकल।
A change in price leads to the movement along the demand curve. A change in non-price factor leads to a shift of demand curve. So यहाँ पे आपका जनरली प्राइस होता है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी होता है, ये आपका था डिमांड कर्व, ठीक है। लेट्स से ये वाला एक पॉइंट है, व्हाट इज द प्राइस एट दिस पॉइंट, एक रैंडम सा कुछ भी नंबर ले लेंगे 10, कितना आप यूनिट्स खरीद रहे हो, लेट्स से सर 20 यूनिट्स को हम खरीद रहे हैं, जब प्राइसेस 10 रुपीज था 20 यूनिट्स को खरीद रहे थे। ये जो गुड के बारे में बात किया जा रहा है ये नॉर्मल गुड है। कोई मेरे को बोल सकता है नॉर्मल गुड क्या होता है? नॉर्मल गुड है ये वाला। नॉर्मल गुड मतलब जब आपका इनकम बढ़ेगा आप ज्यादा डिमांड करोगे, ठीक है। तो लेट्स से ये वाला आपका डिमांड कर्व है कि सर 10 रुपीज का चिप्स का पैकेट आता है, महीने भर में आई परचेज 20 पैकेट्स, कभी कभी आई कंज्यूम इट एंड दैट्स माय डिमांड कर्व फॉर चिप्स, ठीक है। अभी अगर आपका इनकम बढ़ गया, आपको आपका जॉब लग गया, यू आर अर्निंग मोर, और चिप्स आपके लिए एक नॉर्मल गुड है, मतलब आपको पसंद है, आप सोच रहे हो कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ इट। सो टेल मी वन थिंग, व्हाट विल हैपन एट द सेम प्राइस लेवल, आपका इनकम बढ़ चुका है, क्या आप अभी भी 20 यूनिट्स को डिमांड करोगे? नहीं, यू विल डिमांड मे बी 40 यूनिट्स। तो ये जो 10 और 40 का जो ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इसी डिमांड कर्व में लाई करता है? नहीं, इसके लिए हमको एक नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये शिफ्ट क्यों हुआ? प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस के अलावा नॉन प्राइस फैक्टर्स चेंज हुआ है, उस वजह से ये शिफ्ट हो रहा है। सो डिमांड कर्व शिफ्ट करता है ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। ये जो मैं एग्जांपल लिया, यहाँ पे वो कौन सा नॉन प्राइस फैक्टर है जो चेंज हुआ? इनकम। और ये जो शिफ्ट है, ये किस टाइप का शिफ्ट है? ये राइटवर्ड शिफ्ट है। सो अब मूवमेंट फ्रॉम D टू D1, इसको हम क्या नाम से बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, या फिर इसको बोला जाता है, और क्या नाम है, इंक्रीज इन डिमांड। याद होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, एंड वहीं पर D1 से D अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, इसको बोला जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर इसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। अभी तक इस यूनिट में अगर कोई चीज हम पढ़े जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा था? लॉ ऑफ डिमांड आप लोग के लिए एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा था, एंड टू बी स्पेसिफिक एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा था। क्वालिटेटिव रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे ही जाएगा, लेकिन कितना नीचे जाएगा वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता था। लॉ ऑफ डिमांड का सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द डिक्रीज इन द डिमांड? इज इट 20%, मोर देन 20%, लेस देन 20%? हम लोग कमेंट नहीं कर पाते लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड आपको खाली इतना बोलेगा, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ा है मतलब डिमांड फॉल करेगा, कितना फॉल करेगा ये आपको नहीं बोलता। एंड हेंस वी यूज समथिंग नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चीजों को क्वांटिफाई करता है।